है हमारा वीकली शो पूर्ण विराम। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। इस बार पूर्ण विराम में बात होगी उस नगर निकाय चुनाव की जिसे 2024 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। ये चुनाव कई मायनों में खास है क्योंकि जहां एक तरफ भाजपा और सपा ने सिंबल पर लड़ने के सवाल पर पूर्ण विराम लगा दिया है, तो साथ ही भाजपा की मुस्लिम वोट बैंक वाली रणनीति पर भी पूर्ण विराम लग गया है। भाजपा की मुस्लिम पॉलिटिक्स की पूरी कहानी आपको विस्तार से बताएंगे। उससे पहले देखिए कैसे शहर का ये संग्राम सियासत की नई कहानी लिखने के लिए तैयार है। फिर एक बार सियासी बिसात बिछ चुकी है। फिर एक बार राजनीतिक युद्ध में दिग्गजों का आमना सामना होने वाला है, क्योंकि कुछ ही वक्त के बाद निकाय चुनाव का बिगुल बज जाएगा। और ये निकाय चुनाव इस वजह से अहम होगा क्योंकि इसके लगभग 1 साल के बाद ही देश लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा हो जाएगा। पूर्ण विराम इस बात पर लगा है कि भाजपा और सपा ने निकाय चुनाव सिंबल पर लड़ने का फैसला लिया है। और कोई सिंबल पर चुनाव लड़े, ओवरऑल उसकी परसेंटेज में कोई इजाफा होने वाला नहीं है। हम सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर अनुशासन के साथ लड़ेंगे और हम जीतेंगे। लोकसभा का चुनाव में हमें इसका पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव आएगा, कोई नकारात्मक प्रभाव की संभावना नहीं है। समाजवादी पार्टी पूरी गंभीरता से और पूरी मजबूती से निकाय के चुनाव में प्रतिभाग कर रही है और हमारे जो प्रभारी हैं, मैं स्वयं भी कई जगह का प्रभारी हूँ, हम लोग वहाँ पर अपने पार्टी को मजबूती से लड़ाने के लिए पूरी ताकत से हम लोग काम कर रहे हैं। विधानसभा के चुनाव में बेशक कांग्रेस और बसपा ने पूरा जोर लगाया, लेकिन ये चुनाव सपा और भाजपा के इर्द गिर्द घूमकर सिमट गया। अब निकाय चुनाव के जरिए ये सियासी दल भी खुद को जिंदा करने की कोशिश में जुटे हैं। बहुजन समाज पार्टी पूरी मजबूती से निकाय चुनाव लड़ेगी और इन सरकारों को, इन पार्टियों को मतलब जो अपने आप को लोकतंत्र में कहते हैं कि हम जो है हमेशा जीतते रहेंगे, तो ये जनता जनार्दन तय करेगी और इसका एक व्यापक असर पड़ने वाला है आने वाले लोकसभा के चुनाव में। ये ज़रूर कर रहे हैं कि वहाँ कौन प्रभारी होगा, कौन इंचार्ज होगा, क्या हमारे मुद्दे होंगे, ये सारे हमने चिन्हित करके उस पर काम शुरू कर दिया है। अब अभी एक समस्या है उम्मीदवार में, हम उम्मीदवार वहाँ घोषित करें और पता लगे वो आरक्षण में किसी दूसरी कैटेगरी में चला जाए, तो उसके लिए हम थोड़ी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन नगरीय चुनाव हम पूरी शक्ति के साथ लड़ेंगे। विपक्ष की तैयारी कितनी मजबूत है ये तो अंदर की बात है, लेकिन भाजपा अपनी तैयारी का खुला ऐलान कर देती है। दरअसल नवंबर दिसंबर में 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका और 517 नगर पंचायतों के चुनाव होंगे और अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। भाजपा ने इस चुनाव को जीतने की रणनीति भी तैयार कर ली है। भाजपा ने सबसे पहले सभी 6 क्षेत्रों की बैठक की, उसके बाद 11 और 12 सितंबर को जिला स्तर पर बैठकें की, जबकि 14 और 15 सितंबर को मंडल स्तर पर बैठक आयोजित की गई। सभी नगरीय निकायों में चुनाव संयोजक नियुक्त हो चुके हैं। जिस तरीके से चाहे विधानसभा चुनाव हो या जो लोकसभा का जो उपचुनाव हुआ, इन तमाम जगह हमारे प्रत्याशियों ने जीत हासिल करके जनता के आशीर्वाद से, जनता के बीच में रह के वहाँ के सेवा का काम कर रहे हैं। आने वाले निकाय चुनाव में भी हम जीत के साथ जनता की सेवा करते रहेंगे। सिंबल पर जब शहर के चुनाव लड़े जाएंगे तो संदेश सीधे लोकसभा चुनाव तक दिया जाएगा, क्योंकि अगर शहर में बेहतर हुआ तो संसद पहुंचने की उम्मीद बढ़ जाएगी। निकाय चुनाव एक तरह से कह लीजिए कि सेमीफाइनल है, क्योंकि इसमें जो लोकल लेवल पे वोटिंग होती है और ज़्यादातर जो व्यक्तिगत प्रभाव होता है प्रत्याशियों का, वार्ड के प्रत्याशी हो या महापौर पद के प्रत्याशी हो या नगर पालिका पंचायत प्रमुख हो, ये जो चुनाव होते हैं तो इसमें व्यक्तिगत तौर पे ज़्यादा पार्टी बेसिस पर भी होता है, लेकिन जो व्यक्तिगत संबंध होते हैं लोगों के उस आधार पर होता है। तो निश्चित तौर पर एक वेब सी तो बनती ही है। अगर कोई पार्टी इसमें स्कोर करती है तो उसका आने वाले चुनाव में जो कि लोकसभा चुनाव होने हैं तो उसमें उसका असर दिखता है। पिछली बार तो सिंबल पे ही लड़े थे, तो इस बार कोई अभी ऐसी घोषणा तो नहीं हुई कि सिंबल पे नहीं लड़ेंगे, तो मेरे ख्याल से प्रतीक्षा करेंगे। भाजपा शहरी क्षेत्रों में तो पिछले लंबे वक्त से मजबूत मानी जाती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में भाजपा ने ग्रामीण स्तर पर भी खुद को मजबूत किया है।
इसका उदाहरण पिछली बार का नगर निकाय चुनाव रहा। 2017 में भाजपा ने 16 नगर निगमों में से 14 पर जीत दर्ज की थी, जबकि नगर पालिका की 198 में से 70 सीटों पर कब्जा किया। वहीं नगर पंचायत की 438 में से 100 सीटों पर जीत हासिल की। नगर पंचायत में सपा को 45, बसपा को 29 और कांग्रेस को 9 सीट पर जीत मिली। नगर पंचायत में सपा को 83, बसपा को 45 और कांग्रेस के 17 अध्यक्ष बने। चुनाव का जो एक ये समझिए जनाधार होता है, तो वो ज़्यादातर स्थानीय मुद्दों के आधार पर होता है। हाँ, पार्टी लोग जो ये सोचते हैं कि भाई अगर हम एक माहौल बना देंगे अपनी पार्टी के पक्ष में तो आने वाले चुनाव में इसका लाभ मिलेगा, तो कार्यकर्ता इसको उसी बेसिस पे लड़ते हैं, यानी उसी फार्मूले में लड़ते हैं कि उसको माइलेज मिले उसकी पॉलिटिकल पार्टी को। लेकिन होता है पूरा लोकल इशूज़ का चुनाव। सिर्फ 2017 में ही नहीं, 2012 में जब अखिलेश यादव सीएम बने थे तब भी भाजपा ने नगर निगमों में अच्छा प्रदर्शन किया था। 2012 में भाजपा ने 12 नगर निगम में से 10 पर जीत दर्ज की थी, जबकि 2 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी मेयर बने थे। यानी सपा, बसपा और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। हालांकि नगर पालिका और नगर पंचायत में भाजपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं था। भाजपा को नगर पालिका में 194 में से 42 सीट मिली और नगर पंचायत में 423 में से 36 सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। सपा तो चुनौती में कहीं है ही नहीं। आज सपा कहाँ है? विधानसभा का चुनाव निपटे हुए कितने दिन हो गए? 4 दिन का प्रदर्शन घोषित किया था लखनऊ में, 2 दिन में निपट गया। तो इसलिए सपा तो अपनी लड़ाई में नहीं है, अप्रासंगिक है सपा उत्तर प्रदेश की राजनीति। सपा इस बार मजबूती के साथ ताल ठोक रही, लेकिन क्या वो भाजपा को हरा पाएगी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि नगर निगम में भाजपा का जलवा हमेशा दिखता आया है। 2006 में न तो केंद्र में भाजपा थी और न ही यूपी में, लेकिन नगर निगम के चुनाव में 12 में से 8 सीट पर भाजपा काबिज हो गई। उस समय कांग्रेस की झोली में 13 सीट गई और 1 पर सपा जीती थी। हालांकि नगर पंचायत और नगर पालिका में भाजपा तब भी कमजोर थी। किसी भी चुनाव का किसी दूसरे चुनाव से कोई मतलब नहीं होता। हर चुनाव के मुद्दे अलग अलग होते हैं। पार्लियामेंट के मुद्दे अलग होते हैं, असेंबली के चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, प्रधान के चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, जिला पंचायत सदस्य के अलग होते हैं, और उसी तरीके से लोकल बॉडी चुनाव के भी मुद्दे अलग होते हैं। अब नगर निगमों, नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं की संख्या बढ़ी है और इसके साथ साथ भाजपा के हौसले भी मजबूत हुए हैं, क्योंकि यूपी में पिछले कई चुनाव भगवा रंग में रंग गए। इस बार तो भाजपा ने नई रणनीति भी तैयार कर ली है, जो सपा को चुभने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। दरअसल भाजपा ने फैसला लिया है कि इस चुनाव में वो मुस्लिमों को भी प्रत्याशी बनाएगी और ये मुस्लिम होंगे पसमानदा समाज के, जिनकी चर्चा पिछले कुछ दिनों में कुछ ज्यादा ही हो रही है। वैसे तो निकाय चुनाव स्थानीय मुद्दों पर पड़े जाते हैं, लेकिन इस चुनाव में भाजपा 24 का लिटमस टेस्ट करना चाहती है पसमानदा मुसलमानों के जरिए, और भाजपा मुस्लिम समाज की नब्ज टटोलने की कोशिश करेगी। भाजपा का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन सियासत की बात यह है कि इस नारे पर आज भी कई लोगों को भरोसा नहीं होता, क्योंकि विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक में देखा गया कि भाजपा मुस्लिमों को टिकट देने में संकोच करती है। हालांकि अब इस पैटर्न में बदलाव की तस्वीर दिखाई दे रही। चर्चा शुरू हो गई है कि भाजपा निकाय चुनावों में बड़ी संख्या में पसमानदा मुसलमानों को टिकट देगी, और अगर ये दांव सफल हुआ तो इसके आगे की कड़ी 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखेगी। समाज में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ये हमारे पार्टी की और हमारे संगठन की, हमारे सरकार की ये सोच है। और जिस तरीके से सबका साथ, सबका विकास के नारे को हमने विकास के माध्यम से भी ये सुनिश्चित किया कि सब तक पहुँचे, और साथ साथ सबके अंदर जो लीडरशिप है उसको भी बढ़ाया जाए, हमारे सारी कम्युनिटी के लीडर्स को आगे बढ़ाया जाए, ताकि समाज के सभी तबके को आगे ले जाना हम सुनिश्चित कर सके। यानी भाजपा मुस्लिमों को अपने पाले में कैसे लाएगी, इस रणनीति पर भी पूर्ण विराम लग गया है। हालांकि इस प्लान को फाइनल रूप देने में 9 साल लग गए। एक ये कह लीजिए कि इस बार एक नई डेफिनेशन, एक नया वोट बैंक तैयार हुआ, बीजेपी ने तैयार किया, जिसको लाभार्थी बोलते हैं। मोदी जी की मीटिंगों में ये भारी संख्या में पहुंचते थे व्यवस्थाओं के तहत।
तो ये जो लाभार्थी है तो उसमें पसमानदा मुसलमान काफ़ी लाभान्वित हुआ है। तो बीजेपी का फोकस इस चुनाव में वो एक, मुझे लगता है ऐसा कि वो एक प्रयोग करना चाहती है कि मुस्लिम सेगमेंट में पसमानदा मुस्लिम्स को अगर प्रतिनिधित्व दिया जाए तो हो सकता है बीजेपी स्कोर करे। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? जो पार्टी मुस्लिमों को टिकट देने में हिचकती थी वो इस राह पर कैसे आने लगी? ये वक्त की मजबूरी है या सियासत की जरूरत? नहीं, जरूरत के सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार अनवरत कार्यकर्ताओं और जनता के बीच में रहने वाला संगठन है। जो व्यक्ति, जो समूह हमारे संपर्क में आ रहा है और वो हमारे संपर्क में रहना चाहता है तो भाजपा उसके संपर्क को स्वीकार कर रही है। 70 वर्षों में अगर किसी समाज का प्रतिनिधित्व भारत सरकार के मंत्रिमंडल में नहीं है तो वो मुस्लिम समाज का नहीं है। आज की डेट में एक भी मिनिस्टर मुस्लिम समाज का हो भारत सरकार में तो आप मुझे बता दीजिए। मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का नारा खोखला है और ये मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि विधानसभा चुनाव में सपा को मुस्लिमों ने एक मुश्त वोट दिया और अगर यही कहानी 2024 में रही तो भाजपा का मिशन 80 वाला प्लान सफल होने के चांस बहुत कम है। सपा सवाल उठाती है कि क्या भाजपा मुस्लिमों में भी बंटवारे का प्लान लेकर आई है? पसमानदा समाज के, मुस्लिम समाज के भाइयों को टिकट देगी तो मुस्लिम समाज में भी क्या बंटवारे का ये भारतीय जनता पार्टी का है? मैं तो कहता हूँ कि उनको सभी मुस्लिम भाइयों को टिकट देना चाहिए। जो पार्टी लोकसभा में एक टिकट न दे, विधानसभा में एक टिकट न दे, जिसको मंत्री बनाए उसको विधान परिषद में चोर दरवाजे से लाना पड़े उसको, वो स्थानीय स्तर पर जहाँ देखेंगे वोट काटने के लिए दे देंगे। ना मुसलमानों का विश्वास, मैं अल्पसंख्यक में बहुत खुल के बोल रहा हूँ, मुसलमानों का साथ जो उत्पीड़न हुआ है, जिस तरीके से उनके साथ भेदभाव हुआ है, मैं नहीं समझता 1% वोट भी उनको मिलेगा। सबकी अपनी अपनी सियासत है। सपा अगर मुस्लिमों के मुद्दे पर फ्रंट फुट पर खेलती है तो भाजपा फूंक फूंक कर कदम रखती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक तरफ नरमी दिखाने पर दूसरी तरफ गर्मी बढ़ जाती है। हालांकि अगर भाजपा ने ऐसा किया तो सपा के सामने बड़ी चिंता पैदा हो जाएगी। ये समाजवादी पार्टी के लिए बहुत चिंता की बात है, क्योंकि उसको लगता है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो मुस्लिम और यादव के कॉम्बिनेशन से ही चुनाव लड़ती रही है, तो ये कहीं खतरे में ना पड़ जाए। और ये लाभार्थी का जो एक शिगुफा है भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा है, तो उसका लाभ अगर भारतीय जनता पार्टी थोड़ा बहुत भी ले जाती है तो ये चौंकाने वाली बात नहीं होगी, लेकिन ये समाजवादी पार्टी के लिए थोड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है। भाजपा की रणनीति पूरी तरह से साफ दिखाई दे रही। 24 के चुनाव में वो किसी भी सीट को हल्के में नहीं लेना चाहती, खासकर पश्चिमी यूपी में जहां अखिलेश का जयंत के साथ गठबंधन है। हाल के दिनों में जो हम लोगों ने देखा और सुना और पढ़ा, उसमें यही बात सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी सीटों पर अपनी पूरी पुरजोर कोशिश कर रही है, लोगों से मुलाकात करके, लोगों से बातचीत करके कि जो कमियां हैं उसको दूर कर सकें, उस सीट पर भी वो चुनाव जीतने की कोशिश करेगी। भाजपा की रणनीति अपनी जगह है, लेकिन सपा की रणनीति भी इस बार पूरी धारदार दिखाई दे रही, क्योंकि नगर निकाय के चुनाव भी सपा रालोद के साथ मिलकर लड़ेगी। यानी ये संदेश 2024 के लिए है और जवाब उस भाजपा को जो पश्चिम में पराक्रम का पथ तैयार कर रही। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। भाजपा ने पसमानदा समाज का ये पासा ऐसे वक्त में चला है जब उसके भीतर आत्मविश्वास बढ़ा है, क्योंकि आजमगढ़ और रामपुर में अगर भाजपा की जीत हुई तो इसमें पसमानदा समाज की बड़ी भूमिका रही। लखनऊ में भाजपा की ये रणनीति काफी चर्चित हो चुकी है कि भाजपा पहले लाभार्थी बनाती है और बाद में वो खुद भाजपा के वोटर बन जाते हैं, और पसमानदा समाज के लोगों को भी इसी रणनीति के जरिए करीब लाया जा रहा है। क्या भाजपा ने सपा की कमजोर नब्ज पकड़ ली है? क्या भाजपा को यह फॉर्मूला मिल गया है कि यूपी की 80 में से 80 सीटों को कैसे जीता जा सकता है? और क्या भाजपा अब उसी फॉर्मूले के सहारे यूपी में रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज करने वाली है? दरअसल भाजपा ने 80 में से 80 सीट जीतने वाला नारा उस वक्त उछाला जब लोकसभा उपचुनाव में आजमगढ़ और रामपुर फतेह कर लिया गया। ये ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां मुस्लिमों की आबादी
अहम मानी जाती है और जानकार मानते हैं कि पसमानदा मुस्लिमों की वजह से ही ऐसा संभव हो पाया। ये बात सही है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को लगभग जो मुस्लिम वोट जितना भी था तो उसका 84 to 85% मिला, जबकि बस कांग्रेस को तो बड़ा नाम मात्र का मिला, बीएसपी का भी बहुत कम हो गया था, बीजेपी का तो कम था ही था। लेकिन जो उपचुनाव हुए ये रामपुर में और आजमगढ़ के, इस चुनाव में पसमानदा का वोटर्स बीजेपी की तरफ आकर्षित हुआ, क्योंकि उसे लगा कि उसके जीवन यापन को या उसके आर्थिक स्तर में जो बढ़ोतरी होती है उसमें भाजपा की सरकार काम कर रही है। तो क्या भाजपा ने अखिलेश की साइकिल का एक पहिया हिलाने का खाका खींच लिया है? क्योंकि सब लोग जानते हैं कि मुस्लिम और यादव वोट बैंक ही सपा की सबसे मजबूत कड़ी है और इसकी एक बड़ी कड़ी को हिलाकर भाजपा नया पैगाम पहुंचाने की कोशिश में है। देखिए, आजमगढ़ और जो चुनाव था ये निश्चित रूप से, और रामपुर का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका रहा। आजमगढ़ में कभी भी ये माना जाता है कि आजमगढ़ जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। अभी पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें 10 की 10 सीट समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीती और भारतीय जनता पार्टी को बहुत तगड़ा झटका लगा था। लेकिन तुरंत उसके बाद जो उपचुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की और निरहुआ जो हैं उनके प्रत्याशी थे, उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की। यह बहुत बड़ा है कि यदि यही चीज़ें लगातार बनी रहती हैं, और भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बहुत बड़ी चीज़ है कि उनके संगठन लगातार काम करते रहते हैं। नहीं, निश्चित तौर पर हमने आजमगढ़ भी जीता और आजम का गढ़ भी जीता रामपुर, और ऐसे ही और भी सपा के जितने गढ़ हैं उनको भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बूते पर और जनता के विश्वास के बूते पर जीतने वाली है। भाजपा नेताओं में अगर इतना आत्मविश्वास है तो इसके पीछे पसमानदा मुसलमान ही है, क्योंकि रामपुर और आजमगढ़ जैसे किलों को गिरा देना बिना मुसलमानों के साथ के संभव नहीं दिखाई देता। सपा के लिए एक खलबली सभा में मची हुई है कि इन 2 सीटों पर सपा अपनी जीत बिल्कुल मानकर चल रही थी। दूसरी पार्टी में बीएसपी ने एक क्षेत्र में कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था, मेरे ख्याल रामपुर में नहीं खड़ा किया था। तो ऐसे में जो एक पोलराइजेशन होता है वो भी नहीं हो पाया। उसकी वजह ये थी कि जो पसमानदा वोटर्स है, जो कि भारी संख्या में था, उसने जो स्टडीज़ बताती हैं, सर्वे बताते हैं, जो विश्लेषक बताते हैं कि उसका रुझान थोड़ा बीजेपी की तरफ बढ़ा। अगर निकाय चुनाव में ये बाई इलेक्शन का उपचुनाव का जो ट्रेंड रहा तो समाजवादी पार्टी के लिए निश्चित तौर पर मुश्किल तो उत्पन्न हो सकती है, और 2024 के लोकसभा के चुनाव में ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी हो सकती है, ऐसा संभव है। पहले कन्नौज, फिर आजमगढ़ और रामपुर, यानी भाजपा ने सपा के एक किलो को चुनाव दर चुनाव गिरा दिया। अब निगाहें 2024 पर है और निशाना मैनपुरी जैसी सीटों पर। 2014 से ही लगातार जनता ने ये दिखा दिया कि उनको समाजवादी पार्टी पे कोई भरोसा, कोई विश्वास नहीं है। 2014 का लोकसभा चुनाव देखिए, 2017 का विधानसभा चुनाव हो, 19 का चुनाव हो या 22 का चुनाव हो, हर चुनाव में ये स्पष्ट जनता ने दिखा दिया कि वो सपा से दूर है और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के करीब है। ये कितना संभव है कि भाजपा 80 में से 80 सीट जीत पाए? क्या अगर पसमानदा समाज का एक हिस्सा भाजपा के साथ आ भी जाता है तो क्या ये संभव है? क्योंकि सपा दावा ठोकती है कि उसके वोट शेयर में जितना इजाफा हुआ उतने में यूपी की सरकार बन जाती है। कि 28.6% से बढ़ करके उन्हीं के नेतृत्व में 37% वोट समाजवादी पार्टी ने गेन किए हैं। ये वही 37% वोट है जिनको पा करके 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 324 का बहुमत दिया था। ये तो आंकड़ों का खेल है। वो 37 पा करके 324 पा गए, हम 37% का उत्तर प्रदेश की आबादी का पड़े हुए मतों का 37% वोट लेकर के हम ठीक है कि 111 और अलायंस मिला के हम लगभग 122-24 में आए। सपा के नेता जो वोट शेयर गिना रहे उसमें सबसे ज्यादा भूमिका मुस्लिम वोटर्स की है, और उसमें भी पसमानदा वोटर की, जिसे अपने पाले में लाने के लिए भाजपा ने रणनीति तैयार कर ली है। लेकिन क्या पसमानदा समाज इसके लिए राजी होगा? देखिए, ये मुस्लिम समाज के हितैषी कभी नहीं हो सकते। ये तो इनके वोट लेना चाहते हैं लेकिन इनको देना नहीं चाहते, प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते। आप मुझे बता दीजिए कि मुस्लिम समाज के कितने लोगों को बीजेपी ने टिकट दिया था अभी चुनाव जो हुए थे। आप मुझे बता दीजिए पिछले चुनाव में कितने टिकट दिए। आप मुझे बता दीजिए लोकसभा में कितने टिकट दिए। टिकट नहीं देंगे, प्रतिनिधित्व नहीं देंगे, लेकिन उनके वोट लेना चाहेंगे, तो इनको वोट मिलने वाले मुस्लिम समाज के नहीं हैं।
एक सवाल तो ये भी है कि अगर निकाय चुनाव में भाजपा ने पसमानदा समाज को टिकट देकर सीटों की गिनती बढ़ा ली तो क्या ये रणनीति 24 के चुनाव तक जारी रहेगी? और क्या जो वोट निकाय चुनाव में पड़ते हैं वही वोट लोकसभा चुनाव में भी पड़ेंगे? लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दे पे होगा और 1 साल नहीं, लगभग 100 साल 1.5 साल भी है। तो 100 साल 1.5 साल में गंगा में पता नहीं कितना पानी बह जाए। तो ये चुनाव तो स्थानीय मुद्दे पे होंगे, तो राष्ट्रीय मुद्दे कैसे जोड़ेंगे? विधानसभा चुनाव तक का तो असर पड़ता नहीं। अब आप देखिए, हम पिछली बार मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तीनों जीते, परंतु राजस्थान में हमें एक सीट हमको नहीं मिली। ये सच है कि भाजपा के वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रवाद की नाव पर सवार रहता है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति के चटखारे लेता है। और अगर भाजपा ने अपनी दिशा बदली तो देखा यह भी जाएगा कि नाव पर बैठा वो समूह छिटकता है या टिका रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। 2019 में जब चुनाव हुए थे तब भी मुस्लिमों को लेकर भाजपा ने एक बड़ी रणनीति बनाई थी और इस बार भी कुछ वैसा ही दिख रहा है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक के बिना संसद पर चढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। माना जाता है कि 2019 में 3 तलाक के मुद्दे पर भाजपा ने विरोधियों को पस्त किया था और इस बार पसमानदा समाज के वोटर भाजपा के सबसे बड़े हथियार बनेंगे। भाजपा को पता है चुनाव कैसे जीतना है और चुनाव को जीतने के लिए क्या क्या करना है। 2019 में जब सरकार के खिलाफ हवा होने की बात कही जा रही थी तब 3 तलाक के मुद्दे पर मोदी सरकार ने ऐसा दांव चला जो पूरी तरह से भाजपा की तरफ हो गया। यदि मुसलमान थोड़े से भी छिटकते हैं, मेरा अपना अनुमान है कि पिछली बार जब लोकसभा चुनाव 2019 में हुआ तो कम से कम 5% मुसलमानों ने, वहाँ की महिलाओं ने 3 तलाक के मुद्दे पर मोदी को चुनाव वोट दिया। तो ऐसी स्थिति में यदि पसमानदा मुसलमानों के लिए कोई चीज़ जोड़ने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती है तो बहुत बड़ा झटका होगा। यानी मुसलमान राजनीतिक रूप से मजबूत भले न बताए जाते हो, लेकिन यही मुसलमान सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा जाते हैं। 2017 के बाद 2022 में जब योगी सरकार सत्ता में फिर से बैठी तो भाजपा की रणनीति साफ हो गई कि 24 के चुनाव में वो क्या प्लान लेकर आगे बढ़ेगी, क्योंकि इस बार उसने उस दानिश आजाद अंसारी को मंत्री बनाया जो पसमानदा समाज से आते हैं। पसमानदा समाज है, जो बैकवर्ड समाज है, जो मुस्लिम समाज का जो तबका है, इसको भी आगे ले जाना ये बहुत ज़रूरी है कि मुस्लिम तबके को आगे बढ़ाने का जो वादा मोदी जी और योगी जी ने किया है, अल्पसंख्यक समाज के तरक्की के लिए जो हमारी सरकार काम कर रही है, इसको धरातल पे सबको साथ लेते हुए आगे बढ़ाना, यही हमारा मिशन। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कई महत्वपूर्ण पदों पर अल्पसंख्यक विभाग में पसमानदा मुसलमान से जुड़े लोगों को ही इस बार उन्होंने स्थापित किया, उनको बनाया है, अपना पद पर दिया है जी। तो ऐसी मुझे लगता है कि एक जुड़ाव होगा और सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार के जो लाभार्थी जो नीतियां हैं, उसका बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। मुझे 24 का चुनाव मोदी का चुनाव है और मोदी अपने चुनाव को बचाना और जीतना दोनों जानते हैं, क्योंकि पसमानदा समाज को जोड़ने का संदेश हैदराबाद की ही एक बैठक से निकला था। हैदराबाद में जो बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव हुई थी उसमें प्रधानमंत्री ने खुद कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि पार्टी के कार्यकर्ता पसमानदा मुस्लिम समुदाय में जा करके उनके लिए काम करें और उत्तर प्रदेश में लाभार्थियों का एक स्टडी की गई कि लाभार्थी में कौन मुस्लिम और हिंदू वर्ग में किसका क्या रहा। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि तमाम ऐसी चीज़ें थी जैसे सब्सिडी वाला राशन है, फ्री का राशन है। तो इसमें जो पसमानदा मुसलमान हैं उन्होंने भी काफ़ी लाभ लिया। अब हाँ, मुस्लिम समाज ये तय कर चुका है कि जितनी ताकत उसने समाजवादी पार्टी के साथ लगाई थी उतनी ताकत अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ लगा देता तो निश्चित ये विधानसभा के चुनाव में बीजेपी बुरी तरह परास्त होती। और इसकी गलती के सुधार के लिए मुस्लिम समाज अब पूर्ण रूप से बहुजन समाज पार्टी के साथ आएगा, चाहे वो निकाय के चुनाव हो और चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो। भाजपा की रणनीति बताती है कि उसने साइकिल के खिलाफ ऐसा पहिया तोड़ दांव चला है जो लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग पर हलचल पैदा कर रहा। बीजेपी ये दांव खेलेगी, इसका लाभ बीजेपी को मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक जोखिम लेकर के वो दांव खेलती है
तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और समाजवादी, देखिए बाकी रिजल्ट आने के बाद पता लगेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात होगी कि अगर उनके क्षेत्र में पसमानदा मुस्लिम को प्रत्याशी बना करके भाजपा उतारती है तो निश्चित तौर पर सपा के लिए एक चुनौती वाली बात होगी। बाकी तो रिजल्ट से पता लगेगा। भाजपा के पास नई रणनीति है और सपा के पास जिसकी भविष्य की सियासत में बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती। इसी उत्तर प्रदेश से 39 पार्लियामेंट के मेंबर, 24, 19, 23 पार्लियामेंट के मेंबर उत्तर प्रदेश की जनता ने जनादेश देकर के भारत के सबसे बड़े सदन में भेजने का भी काम किया है। चुनाव कभी हारे जाते हैं, कभी जीते जाते हैं। हार से भी हम समाजवादी लोग उस पर कहीं ना कहीं सबक लेते हैं। अब चुनाव निकाय का है। विधानसभा चुनाव से पहले जब पंचायत चुनाव हुए थे तब भी विरोधियों के हौसले मजबूत थे, लेकिन सवाल ये अहम है कि क्या निकाय चुनाव के नतीजे लोकसभा चुनाव के लिए कारगर साबित होंगे। मैं नहीं मानता कि जब विधानसभा का मुद्दा लोकसभा में नहीं चलता तो ये नगरीय चुनाव का, वरना आप देखें प्रधान चुनाव में क्या हुआ था, बीडीसी के चुनाव में क्यों भाजपा का सफाया हो गया था जिला पंचायत में, पर विधानसभा में वो चुन के आ गए। भाजपा अपनी रणनीति पर पूरी तरह से फोकस करके चल रही। इस चुनाव में जो वो प्रयोग करने जा रही उसके सफल होने के चांस भी हैं और असफल होने के भी, क्योंकि इस चुनाव में खोने के लिए कम और पाने के लिए बहुत ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।